नम्रता अपने आप में बहुत थकावट महसूस कर रही है और धीरे धीरे वह नींद के आगोश में खो गई। कब दोपहर बीतकर शाम हो गई उसे पता भी नहीं चला, परंतु रह रहकर बार बार उसके स्मृति पटल में बीते कल की घटनाएं उभर कर आ रही हैं। ऐसे में उसका भावनाओं की गहराई में खो जाना भी बड़ा ही स्वाभाविक है। पूरा दिन कैसे बीत गया उसे पता भी नहीं चला। अचानक जब नींद टूटी तो घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बजे हैं। अब मन ही मन सोचने लगी, अब तो शाम हो गई है, उठने को दिल नहीं कर रहा है। उठकर भी क्या करूंगी, कोई काम तो है नहीं, रहने दो, थोड़ा और सो लिया जाए। नम्रता सोचने लगी, विनीता का आज ससुराल में जोरदार स्वागत हुआ होगा। कल को शायद उसके रिसेप्शन की पार्टी होगी, जरूर बड़ी ही धूमधाम के साथ होगी, जैसा कि यहाँ पर उसकी शादी में हुआ है। विनीता बहुत अमीर परिवार से है, ठीक उसी प्रकार उसका पति, वह भी बहुत अमीर घर से है। ऐसे में वहां पर भव्य आयोजन होना तो स्वाभाविक है। रंजन विनीता के रिश्तेदारों में से एक है। विनीता से उम्र में लगभग बराबर होगा। विनीता के पिता रमाकांत जी, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं, वहां पर उनके बुआ जी का बेटा श्याम जी भी नौकरी करता है। उन्हीं का बेटा है रंजन, जो रिश्ते में विनीता का भाई लगता है। और 2-3 साल हुए हैं कि MBBS की पढ़ाई करके दिल्ली में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी कर रहा था। बाद में उसे एम्स में नौकरी मिल गई। वह विनीता के ससुराल में चले जाने के पश्चात भी विनीता के घर पर ही रुका हुआ है, क्योंकि उसे विनीता के रिसेप्शन में भी जाना है। उसके रिसेप्शन के कार्यक्रम के पश्चात वह अपने घर को लौटेगा और वापस दिल्ली में आकर नौकरी पर लग जाएगा। अतः रंजन वहीं विनीता के घर में ही रुक गया। परंतु उसके स्मृति पटल पर बार बार बीते कल की घटनाएं उभर कर आ रही हैं और मन ही मन नम्रता को लेकर सोचने लगा। उसे नम्रता अच्छी लगी। ऐसे में वह बीच बीच में नम्रता की याद में खोए रहता है और सोचने लगता है कि क्या नम्रता भी मेरी तरह ही सोच रही होगी। मुझे वह बहुत अच्छी लगी, जैसा नाम है वैसे ही नम्र स्वभाव की लड़की है। वह तो विनीता की तरफ से आमंत्रित थी, शायद उसकी सहेली होगी या कोई और, परंतु किसी से उसके बारे में पूछताछ करना उचित नहीं होगा। जरूर वह विनीता की तरफ से ही आमंत्रित थी और यही कारण है कि रात भर यहाँ रहकर सुबह को चली गई और आज या कल को यहाँ पर आएगी यह कह नहीं सकते। ना ही विनीता की रिसेप्शन पार्टी में जाएगी। अगर वह जाती तो अच्छा होता, बातों बातों में टाइम कट जाता। वैसे भी वह ज्यादा बात नहीं करती, औरों की तरह चंचल भी नहीं दिखती, थोड़ी शांत स्वभाव की है, विनीता से भी शांत है। या तो हो सकता है कि वह विनीता से जूनियर है, तभी वह शांत चित्त में रही हो, कुछ कह नहीं सकते। फिर भी एक बात तो पक्की है कि वह औरों की तरह चंचल नहीं है, थोड़ी तो शांत प्रकृति की है। हो सकता है और नहीं भी, फिर भी अच्छी है। उसके चाल चलन में किसी तरह की चपलता की गुंजाइश नहीं रही। 2 दिन और बीत गया कि रंजन सभी रिश्तेदारों के साथ विनीता की ससुराल में जाकर वापस भी आ गया और अपनी ड्यूटी में लग गया। रंजन ड्यूटी में तो लग गया, परंतु उसका मन जाने अनजाने में नम्रता में खो जाता है। उसके स्मार्टफोन पर कुछ फोटो तथा वीडियो बने हुए हैं। उसमें नम्रता का चेहरा भी और लोगों के फोटो के साथ कैद है। रंजन उसके फोटो को बार बार देखता रहता है और उनमें अपनत्व को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। इस तरह से लगभग महीना भर होने लगा, परंतु रंजन किसी से अपने मन की बातें नहीं कहता और सदा गुमसुम सा रहकर विनीता के घर पर उसकी शादी के दिन के सारे घटनाओं को याद करता रहता है। साथ में बार बार नम्रता से उसके सानिध्य को लेकर चिंता की गहराई में डूब जाता है। उसे लेकर तरह तरह के सपनों का जाल बुनते रहता है,
परंतु किसी से उसका जिक्र नहीं करता। मन ही मन नम्रता के लिए वह उतावला हो जाता है, परंतु अपने उतावलेपन को अपने आप में ही सभी के सामने दर्शाए बगैर दबाए रखने की कोशिश करता है और मन ही मन अपने घर में जाने का विचार करता है ताकि वहां पर जाकर कुछ योजना बन सके। लगभग महीने भर में छुट्टी लेकर रंजन अपने घर पहुंचता है तो मां कंचन देवी एकाएक अपने बेटे को कहने लगी, बेटा रंजन, मुझे लगता है कि तेरी शादी को लेकर हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। देख बेटा, यह पीजी वगैरह तो होता रहेगा, 2-3 साल तो यूं ही हो गया है। यह पीजी की परीक्षा तो कोई इतनी आसान नहीं होती कि थोड़े में ही कोई सफलता हासिल कर ले। समय के साथ साथ वह भी हो जाएगी, परंतु शादी की एक उम्र होती है, पीजी वगैरह होती रहेगी। तुम तो शादी को तैयार हो जाओ। लड़कियां देखते देखते पता नहीं कब मिलेगी, तब जाकर शादी होगी। लड़की मिलना भी कोई आसान काम नहीं है। हमें न जाने कितनी कोशिश करने के पश्चात लड़की मिल पाएगी। बहुत से ऐसे होते हैं कि संजोग से अकस्मात मिल जाती है और शादी हो जाती है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3-4 वर्ष भी लग जाते हैं, जैसा कि तेरी बड़ी मौसी के बेटे पवन के साथ हुआ था। 5-6 वर्ष की लंबी पड़ताल के बाद जाकर लड़की मिली। लड़की वाले भी इतनी आसानी से हाँ नहीं करते, उनके बहुत से नाक नखरे होते हैं, तब जाकर रिश्ते बनते हैं। ऐसे में कभी कभी बहुत समय लग जाता है, वह भी पता नहीं कि कब संजोग होगा, परंतु हमें तैयारियां तो करनी होगी ना। अगर अभी से नहीं खोजेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। रंजन मन ही मन सोचने लगा, माँ जी की बात भी सही है, परंतु हम जैसे सिंपल एमबीबीएस करने वाले लड़के से भला कौन लड़की शादी करने को तैयार होगी। अगर किसी और सेक्टर वाली लड़की को कहें तो राजी तो हो जाएगी, परंतु हमारी ड्यूटी के सिस्टम ही कुछ ऐसे हैं कि कल को घर में लड़ाई होगी और वह लड़की डिवोर्स मांगती रहेगी। ऐसे में क्या फायदा। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं थोड़ा रुककर ही शादी कर लूंगा। एक बार मेरा पीजी में सिलेक्शन होने के पश्चात किसी भी एमबीबीएस या एमडी वाले से शादी कर लेंगे। यहाँ तक एक एमबीबीएस वाली लड़की जो खुद सब कुछ समझती है, वह भी केवल एमबीबीएस वाले लड़के से शादी करने को राजी नहीं होती। वह भी एमडी वाले से ही शादी करने की चाहत रखती है। ऐसे में हम जैसे केवल एमबीबीएस वाले लड़के के साथ शादी करने को कौन राजी होगी। रंजन के कुछ जवाब न देने पर मां कंचन देवी के फिर से पूछने पर रंजन सारी बात समझाते हुए कहता है, मां, मेरी शादी की बात तो अभी रहने दो, बड़ी समस्या है। लोग हमें समझने की कोशिश नहीं करते। हम लोग उच्च वर्ग के लोग हैं, मतलब कि जनरल कैटेगरी के लोग हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कहीं पर भी आरक्षण नहीं मिलता, यही हमारे सरकारी नियम है। इस तरह के नियम के कारण आरक्षण रूपी बैसाखी के सहारे बहुत से दूसरे लोग बहुत आसानी से हमसे कम मार्क्स लेकर भी एमबीबीएस कर लेते हैं, फिर हमसे कम स्कोर लेकर पीजी कर लेते हैं। उसी जगह पर हम जैसों के लिए प्रवेश पाना मुश्किल हो जाता है। अगर हमें भी आरक्षण रूपी बैसाखी का सहारा मिल जाता तो अब तक कब का मेरा पीजी कंप्लीट हो जाता। लोग इस बात को नहीं समझ पाते। यह जो लड़कियां हैं और उनके घर वाले हैं, उनके हमेशा ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं। साधारणतः कोई भी एमबीबीएस पास वाली लड़की अक्सर साधारण एमबीबीएस पास लड़के से शादी करने को राजी नहीं होती। उसके मन में चाहत रहती है कि एमडी या एमएस वाले लड़के से शादी करे। ऐसे में तुम्हें मेरी शादी के लिए लड़की कहाँ से मिलेगी। कंचन देवी बड़ी ही चिंता में पड़ गई। मन ही मन सोचने लगी, बेटे रंजन की बात तो सही है, परंतु कोई ना कोई उपाय तो करना होगा ना, ताकि समय रहते बेटे की शादी हो जाए। हो सकता है कि बहू
कि किस्मत से बेटा परीक्षा पास कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। परंतु इस विषय में किससे बात की जाए? आजकल तो रिश्तेदारों में बात करना बेकार हो गया है। कोई भी किसी के लिए रिश्ता ढूंढने को राजी नहीं होता, क्योंकि पता नहीं कब रिश्ते में दरार आ जाए। क्योंकि लोगों में अनुशासन तथा सहिष्णुता की कमी आ गई है। ऐसे में कब किसी के घर में दरार आ जाए, कुछ कह पाना मुश्किल है। ऐसे में आज रिश्तेदार लोग भी किसी अपनों के लिए रिश्ता ढूंढने को राजी नहीं होते, ताकि उन्हें किसी पचड़े में ना पड़ना पड़े। माँ कंचन देवी सोचने लगी, बेटे रंजन की उम्र लगभग 30 वर्ष को पार कर गई है। अब और ज्यादा देरी करना उचित नहीं होगा। मुझे कुछ ना कुछ कोशिश करनी ही होगी, ताकि समय से बेटे रंजन की शादी हो जाए। अगर अभी उसकी शादी नहीं करवाए तो फिर बहन किरण की शादी अटक जाएगी। 2-3 वर्ष तक तो आराम से हम लोग किरण की शादी को रोक सकते हैं। किरण की उम्र 25 पार करते ही उसकी शादी करवाना जरूरी होगा। ऐसी हालत में रंजन की शादी अटक जाएगी। ऐसी हालत में मुझे कुछ तो करना होगा। ऐसा करते हैं कि कुछ दिन बाद मैं एक दफा विनीता से बात करूंगी। विनीता केवल एक डॉक्टर ही नहीं, अपनी बहुत नजदीकी भी है। हो सकता है उसकी जान पहचान में कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो हमारे लिए फिट बैठ जाए और राजी भी हो जाए। विनीता की अभी अभी शादी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि शादी के पश्चात अपने ससुराल में या उनके शहर में चले जाएं। जो भी होगा बात तो करनी ही होगी। मैं रंजन के बाबूजी से भी बात करूंगी, ताकि कोई उपाय निकल सके। हम लोग बेटे की शादी को और ज्यादा दिनों तक रोक कर नहीं रख सकते। देखते ही देखते 30 वर्ष को पार कर गया है। 4 वर्ष से पीजी की तैयारियां कर रहा है, परंतु कामयाब नहीं हो पा रहा। जब होगा तो होगा, उसे लेकर ज्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर भी बहुत काम के होते हैं। अभी तो वह दिल्ली में किसी बड़े अस्पताल में है। कल को किसी और अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी तो क्या मुश्किल है। ऐसे भी तो नहीं है कि उसे बहुत ज्यादा पैसा रोजगार करना बेहद जरूरी है। हम लोग तो अपने घर परिवार का खर्चा निर्वहन कर ही रहे हैं। बिटिया की शादी के लिए भी हमें बेटे रंजन पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। फिर किस बात की मुश्किल है। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।